नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के बालसाड में बड़ा हादसा हुआ है। औरंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल ढह गया। स्लैब और रॉड गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गुजरात से बड़ी खबर। तो 4 से अधिक मजदूर जो है मलबे में दबे हुए हैं, तो वहीं रेस्क्यू अभियान भी किया जा रहा है। दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की एनडीआरएफ की टीम यहां पे कोशिश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। औरंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल जो है वो पूरी तरह से ढह गया, जिस कारण से ये बड़ा हादसा हुआ है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। गुजरात के बलसाड से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। औरंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल, जिसका निर्माण हो रहा था, वो अचानक से ढह जाता है। स्लैब और रॉड गिरने से यह बड़ा हादसा होता है, जिसमें 4 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और दबे हुए लोगों का यहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं। गुजरात के बालसाड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे औरंगा नदी के पास ये पुल बन रहा था, निर्माणाधीन पुल है, और रॉड और स्लैब गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है और जो लोग दबे हुए हैं अभी उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। खबर ये सामने आ रही है कि कई मजदूर इसमें दबे हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो लोग दबे हुए हैं, जितने मजदूर दबे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही। तो वहीं इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। गुजरात के बलसाड में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, दुखद खबर है। औरंगा नदी के पास इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। निर्माणाधीन पुल बताया जा रहा है, जो अचानक से ढह जाता है और बड़ा हादसा होता है। कई मजदूर अभी भी दबे हैं। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। बड़ा हादसा, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के बलसाड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। निर्माणाधीन पुल ढह जाता है। 4 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। तो वहीं जब ये पूरा हादसा होता है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आते हैं और तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। तो वहीं पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचती है और इस पूरे हादसे में आपको बता दें, कई लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। जितने भी मजदूर हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको तुरंत अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई मजदूर अभी भी दबे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम यहां पे पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, जहां पे बड़ा हादसा हुआ है। सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ। अधिक जानकारी के साथ शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, गुजरात से ये खबर आ रही है, बेहद दुखद और बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इनपुट है, बताइए। जी निशा जी, गुजरात के वलसाड में सुबह 9 बजे के आसपास एक निर्माणाधीन पुल ढहने की खबर सामने आई है, जो बहुत दुखद घटना है, जिसमें 4 मजदूर दबने की खबर सामने आ रही है। मजदूर को मलबे में से फिलहाल रेस्क्यू करके बचाया गया है और हादसे में जो घायल हुए थे उसको अस्पताल में रेफर किया गया है। जी ठीक है, अभी किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर सामने आई है? रेस्क्यू अभियान कहां तक पहुंचा है? कितने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? जी सुबह 9 बजे के आसपास एक जो मजदूर पुल के जो 2 पिलरों के बीच काम कर रहे थे, तब अचानक हादसा हुआ था और इस हादसे में 4 से अधिक मजदूर
मलबे में दबने की खबर सामने आई थी, जबकि एक और मजदूर के मलबे के दबे होने का जो शक जताया जा रहा था। तो ये सभी को स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य जारी किया था और जो घायल हुए थे उसको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया था। जी ठीक है, ये हादसा कब का बताया जा रहा है, कब ये बड़ा हादसा होता है, क्या कारण है इसके पीछे, ये कारण निकल के सामने आ पाया है कि अभी तक? फिलहाल तो ऐसा कोई मतलब कि अभी तो बचाव कार्य जारी है, तो इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किस कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन जब काम काज चालू था तब अचानक वो गिरने की खबर सामने आई थी। जी ठीक है, अधिकारियों की तरफ से कुछ बयान सामने आया है मौके पर जो लोग अभी मौजूद है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, अभी अधिकारियों की ओर से भी कोई बयान नहीं सामने आया है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। जी ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गुजरात से आपने घटनास्थल का मुआयजा किया है। आज सुबह इस सिटी में जो औरंगा रिवर है वहाँ पे एक नया ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे एक गार्डन को नुकसान हुआ था, उससे वो गार्डन जो उसका नुकसान हुआ और उसकी वजह से एक अकस्मात हुआ है और उसमें जो 5 कामदार लोग हैं उनको ईजा पहुंची है। किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। सर क्या कामगिरी चल रही है अभी यहाँ पे? वो जो गड्ढे रखने की कामगिरी चल रही थी। तो वहीं इंडिगो उड़ान संकट में डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को नौकरी से हटा दिया गया है। इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा संचालन का इनके ऊपर जिम्मा था। डीजीसीए की जांच में दोषी पाए गए ये अधिकारी, जिनको हटा दिया गया है। और आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों के मामले में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन यानी कि डीजीसीए ने प्रारंभिक जांच में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में कुछ इंस्पेक्टरों को दोषी पाए जाने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो की निगरानी करने वाले अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को नौकरी से हटा दिया है। ये सभी इंस्पेक्टर इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच में जुड़े हुए थे। माना यह जा रहा है कि जांच और निगरानी में लापरवाही के कारण से डीजीसीए को यह सख्त कदम उठाना पड़ा और इन 4 इंस्पेक्टर को नौकरी से हटा दिया गया है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वे सभी कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे। तो इन सभी इंस्पेक्टर के ऊपर इंडिगो की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा था। तो यहां पे डीजीसीए ने सख्त कदम उठाए हैं और प्रारंभिक जांच में ही बड़ी कार्रवाई की है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को नौकरी से हटा दिया गया है और इन चारों के ऊपर फ्लाइट के संचालन का जिम्मा था और जिसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिस कारण से यहां पे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कनिका जुड़ चुकी है। कनिका, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिगो में लगातार क्राइसिस जो थे वो देखने को मिले, यहाँ पे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और डीजीसीए ने यहाँ पे सख्त कदम उठाया है और 4 इंस्पेक्टर को नौकरी से हटा दिया है। क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंडिगो को लेकर लगातार जो है चीज़ें जो देखने को मिल रही थी, उसके बाद जो है डीजीसीए की ओर से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया है, जो कि फ्लाइट मॉनिटरिंग में काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब डीजीसीए की ओर से जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। फिलहाल जानकारी आ रही है कि ये इंस्पेक्टर जो है वो एयरलाइन सेफ्टी, पायलट ट्रेनिंग और ऑपरेशन जो क्लाइंसेस थी उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। और किस तरह से ये 4 इंस्पेक्टर जो है वो लगातार फ्लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे और इसीलिए जिस तरह से तकनीकी प्रॉब्लम जो है लगातार देखने को मिली है और तमाम लोगों ने जो परेशानी का सामना किया है, उसके बाद जो है डीजीसीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर्स को जो है निकाल दिया गया है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। और इसको लेकर लगातार जो है एविएशन मिनिस्टर हो या फिर डीजीसीए हो, वो लगातार बैठकें भी कर रही हैं और खासतौर पर इंडिगो के सीईओ हो या तमाम जो आला अधिकारी हो, उनके साथ बैठकें भी की जा रही है और इस पूरे सिचुएशन के ऊपर लगातार जो है जांच जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है कनिका, एक नजर इंडिगो की स्थिति पर भी डाल लेते हैं। अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो अभी इंडिगो की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है?
देखिए फिलहाल अभी इंडिगो की स्थिति जो है वो पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी अभी तक फ्लाइट जो है वो कैंसिलेशंस पे हुई हैं। हालांकि कल बड़े कदम जो है वो इंडिगो की ओर से उठाए गए हैं। जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उनको कॉम्पनसेशन के साथ साथ जो है वाउचर भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी तकनीकी कारण जो है तमाम समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसीलिए डीजीसीए की ओर से तमाम जो इंडिगो के ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बैठकें भी की जा रही हैं। इसके अलावा जो है जो इंडिगो के सीईओ है उनको भी तलब किया गया है। आज भी जो है डीजीसीए ने बैठक बुलाई है जिसमें इंडिगो के जो सीईओ है वो शामिल होंगे और लगातार इस पूरी सिचुएशन को लेकर डीजीसीए जो है वो अपनी ओर से कार्रवाई भी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम रिपोर्ट्स जो है वो इंडिगो के सीईओ ने पेश की थी और आज भी कहा जा रहा है कि संभवतः एक और बैठक होने वाली है जिसमें एक बार फिर से इंडिगो के सीईओ जो है वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो तमाम तकनीकी कारण आए हैं उसके ऊपर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आई और इस प्रॉब्लम के बारे में क्या पहले से पता था कि नहीं था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तमाम जो यात्रा कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसको लेकर अब मंत्रालय की ओर से भी लगातार जो है इस पूरी घटना को लेकर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और तमाम बैठकें भी हो रही हैं। ठीक है कनिका, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे अभी आपको लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां पे किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so. Minister, Parliamentary Affairs Minister, you also responsible. Can kindly anybody wants to bring, so in any form of the resolution and in BSc will take decision under the leadership of Honorable Speaker. Zero. Shri Ashuddin Owaisi sir, Ashuddin Owaisi ji. बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्ते नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है
के बीमार हूं तेरा। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी जी, प्रभाकर रेड्डी, बेमी रेड्डी जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to raise a matter of deep concern to lakhs of बंगाल में बाबरी के बाद गरमाया है राम मंदिर का मुद्दा। सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह पोस्टर नजर आए। पोस्टर में अयोध्या जैसा स्ट्रक्चर बनाने की बात भी देखी गई। 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा स्ट्रक्चर बनाने की बात इस पोस्टर में की गई है। लोगों से निर्माण के लिए 1-1 रुपए योगदान की भी अपील यहां की गई है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर तेज हो चुकी है। गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर नजर आए जिनमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया। पोस्टरों में स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम और अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पार्टी की विद्यानगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं। सिटी सेंटर, करुणामयी और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टरों में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर की बात कही गई है और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे और ऐसे में एक पोस्टर जो है सामने आया जिसमें अयोध्या जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है इस पोस्टर में, और ये पोस्टर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। तो सॉल्ट लेक इलाके के कई जगह ये पोस्टर नजर आए, जो कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस पोस्टर को लगवाया है। हालांकि पोस्टर की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति जो है, ये निकलकर सामने आई है और 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा स्ट्रक्चर बनाने का दावा भी इस पोस्टर के माध्यम से किया गया है और लोगों से निर्माण के लिए 1-1 रुपए की सहायता राशि भी यहाँ पे मांगी गई है। तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अमित शाह पर हमला देखने को मिला। ममता बनर्जी ने शाह को खतरनाक करार दिया। शाह की एक आंख में दुर्योधन तो दूसरी में दुशासन दिखता है। ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया। एसआईआर को लेकर महिलाओं से बात कर रही थी ममता, तब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया। ममता ने कृष्णानगर की रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर महिलाओं से कहा कि केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर मां बहनों के अधिकार छीन लेगी। वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। तो यहाँ पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह की आंखों में दहशत दिखती है। उनकी एक आंख में दुर्योधन तो एक आंख में दुशासन नजर आता है। एक रैली में महिलाओं के बीच पहुंचती हैं, तब वो मंच से यह बड़ा बयान देती हैं। পুরবিসন্ধি এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। শুধু আমার একটাই অনুরোধ, বর্ডার এরিয়ায় যেখানে বিএসএফ আছে ওদের ধারে কাছে যাবেন না। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। संसद परिसर में टीएमसी सांसद के सिगरेट पीने का एक वीडियो वायरल हुआ और सौगात रॉय के सिगरेट पीने का ये वीडियो सामने आया है। संसद में ई सिगरेट पीने वाले सांसद पर कार्रवाई चाहते थे सौगात। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने सौगत राय को टोका। तो संसद में
सिगरेट पीने का एक वीडियो जो है सामने आया है और जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है और संसद के अंदर विरोध भी किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए आप सामने आया है, न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं संसद के अंदर इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। संसद के अंदर विरोध होता है तो बाहर सिगरेट पी जा रही है और ये वीडियो जो है सामने आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए और हाथों में ये महोदय जो है सिगरेट लिए हुए हैं और पीछे हाथ को पीछे किए हुए हैं और ये वीडियो किसी ने बना लिया। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय ये वीडियो बना हुआ है। तो वहीं अवैध कप सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापा मारा गया है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी यहां देखने को मिली। शुभम जायसवाल के सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। कप सिरप केस में मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जिसके कई सारे ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है, छापा मारा है और कई मात्रा में कप सिरप भी बरामद हुए। तो वहीं यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो कप सिरप को लेकर ईडी जो है इस समय एक्शन मोड पर है। अवैध कप सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शुभम जायसवाल के कई सारे ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। यूपी की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, यहां 25 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। तो वहीं शुभम जायसवाल के सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। शुभम जायसवाल के ठिकानों पर भी छापा मारा गया था और उसके जो करीबी है, उसके जो सहयोगी है, उनके ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। तो लखनऊ में 2 आरोपियों को रिमांड मंजूर हो चुकी है। कोडिन कप सिरप केस में रिमांड मंजूर हुई है। दोनों आरोपियों को 55 घंटे की रिमांड पर रखा गया है और लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे आरोपी। आलोक अमित जेल में है। तो 55 घंटे की रिमांड जो है मिल चुकी है और इस रिमांड में पूछताछ होगी और बड़े खुलासे होंगे। तो लखनऊ कोर्ट ने रिमांड की मंजूरी भी दे दी है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। तो वहीं अमित जो है वो जेल में है और आरोपी आलोक जो है अब पुलिस कस्टडी में रहेगा। 55 घंटे की रिमांड कोर्ट ने दी है, कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।